मैंने भी 10 लोगों को हैंडल किया। ए, दिखता नहीं है क्या? एक मिनट सर। ए, क्या ये? आपने मेरा लॉलीपॉप गिरा दिया अंकल। अंकल? मैं तुझे अंकल दिखता हूँ? अपने से बड़े को तो अंकल ही बोलते हैं ना अंकल। अंकल? फिर से अंकल बोला? दिमाग खराब है क्या तेरा? आपने मेरा लॉलीपॉप गिराया, आप मुझे लॉलीपॉप दिलाए। चल छोड़ ना, जा अपना काम कर। लॉलीपॉप अंकल, ये अंकल ने ना मेरा लॉलीपॉप गिरा दिया। अंकल अंकल, ये मेरे चेहरे को क्या हो गया? मैं तो बच्चा हूँ। ये कौन है? अभिजीत, क्या सोच रहे हो? वही दया और श्रेया के बारे में। दोनों की तरफ देखता हूँ, बड़ा दुख होता है। हाँ, बड़ी चिंता हो रही है उन लोगों के बारे में। कभी अपने लिए सोचा इतना? एक्चुअली अपने बारे में सोचना छोड़ दिया मैंने। क्या? अरे मैं हमेशा आपके बारे में जो सोचता रहता हूँ। तुम ना हमेशा। अच्छा ये बताओ, प्रॉब्लम क्या एग्जैक्टली? हाँ, प्रॉब्लम यह है कि बात बन नहीं पा रही है। मैंने श्रेया से भी बात की थी, दया से भी, दोनों आपस में बात भी किए। पता नहीं क्या बहस वहस हो गई दोनों के बीच में और बात बनते बनते रह गई। इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है मैं अच्छी तरह जानती हूँ। आप इसके बीच में आकर परेशान मत होइए। क्यों? परेशान क्यों ना हो? आप क्यों परेशान होना चाहते हैं? क्योंकि मुझे तुम्हारी चिंता है, मुझे तुम्हारी फिक्र है। किस रिश्ते से? वो एक दोस्त की हैसियत से। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? सिंपल है, दोनों को ज्यादा मिलना चाहिए, बातचीत करनी चाहिए, टाइम स्पेंड करना चाहिए। वही तो, टाइम कहाँ है हमारे पास? केस में ऐसे उलझे रहते हैं कि पर्सनल बातों के लिए टाइम मिलता ही नहीं है। तो 29 अगस्त? हाँ? 29 अगस्त? अभिजीत, 29 अगस्त। ओह, अच्छा 29 अगस्त आपका बर्थडे। क्या बात है तारिका जी, केस सॉल्व। हेलो, एक नया केस। सर लगातार कुछ बड़बड़ा रहा था और मैंने उससे पूछा क्या कर रहे हो? उसने जोरदार धक्का मारा और बोला वो लोग तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। उसने तुम्हें जोरदार धक्का मारा? जी सर। और कह रहा था कि वो लोग तुम्हें छोड़ेंगे नहीं? जी सर। और सर मुझे लगा कुछ खून का मामला है तो मैंने आपको फोन कर दिया। सर मैंने ठीक किया ना? नहीं, कोई गलती नहीं की तुमने, बिल्कुल ठीक किया। अच्छा ये बताओ, क्या बड़बड़ा रहा था वो? कुछ याद है तुम्हें? सर वो कुछ नंबर्स गिन रहा था। नंबर्स गिन रहा था? हाँ अभिजीत, क्या लगता है? बॉडी पे बाहर तो कोई घाव नहीं है और जहर का भी कोई निशान नहीं दिख रहा है, लेकिन ये देखिए यहाँ पे सर, इसके ये माथे पे दोनों तरफ ये निशान दिख रहा है, बिल्कुल एक जैसे निशान है। एक ही जगह पे जैसे किसी चीज को बहुत देर तक यहाँ पे लगा के रखा था। हो सकता है किसी हेडफोन वगैरह का निशान है। नहीं, हेडफोन वगैरह का निशान नहीं है ये। नहीं ऐसा तो नहीं इसकी मौत की वजह ये निशानी हो सकता है, ये बिल्कुल हो सकता है। सर आप रेडी? इसकी उंगलियां देखिए सर, सिर्फ इसी उंगली को मट्टी लगी है। हाँ सर, ये नंबर देखिए सर, ऐसा लगता है कि
इसी उंगली से ये नंबर लिखे। 48162 4,81,630। सर यही नंबर पर बढ़ाना था। सर कोई फोन नंबर, अकाउंट नंबर या पासवर्ड? जो भी हो अभिजीत, बड़ा इंपॉर्टेंट नंबर है ये, वरना ये आदमी मरते वक्त ये नंबर लिख के नहीं जाता। 481,623। सर हाँ सर, इसकी जेब में वॉलेट मिला है सर, बहुत सारा कैश है। आईडी नहीं, ये क्या है? कोई रिसीट है सर? टीई सर्विसिंग कंपनी। सर ये तो अमर है, इसको क्या हुआ? किसी ने इसका खून कर दिया है। खून? जी हाँ। सर मुझे पहले ही ऐसे ही लग रहा था कि इसके साथ ऐसा कुछ होने वाला है। पहले से ऐसा लग रहा था, क्यों? सर ये काम करता है मैकेनिकल का और उसके रोज के खर्चे हैं शहंशाह जैसे। उसका पैसे से बंटवा हमेशा भरा हुआ रहता था। अरे तो तुमने पूछा नहीं कि उसके पास इतने पैसे आते कहाँ से थे? उसने कहा अपने काम से काम रख, नहीं तो उड़ा दूंगा तुझे, समझ रहा ना? ऐसा से धमकी दिया उसने। वो तो गुंडा था साहब। रहता कहाँ था ये अमर? पूरा घर छान मारो, देखो कोई ऐसी चीज मिलती है क्या जो अमर की मौत से जुड़ी हुई हो। मोबाइल फोन? सर ये जेवर और ये पैसे। बहुत बड़ा घोटालेबाज था ये। उधर मोबाइल फोन और एंटिक पीसेस रखे हुए हैं। सर यहाँ ताला खोलने और ताला तोड़ने का सारा सामान मौजूद है, ये देखिए। तो ये अमर चोर था। सर लगता है ये अमर लोगों के घरों में एसी और फ्रिज सुधारने के बहाने घर को अच्छी तरह से देख लेता था, उसके बाद रात में इन सारी कीमती चीजों की चोरी करता था। सर हाँ बेटा। सर ये कुछ अखबार में है जो बीच में काटे हुए सर। कुछ अक्षर कटे हुए हैं। ऐसे तो आदमी तभी करता है जब उसे किसी को कुछ लिख के भेजना होता है, लेकिन अपनी लिखावट और पहचान छिपानी होती है। सर हो सकता है अमर किसी को ब्लैकमेल कर रहा हो। तो कहीं ये ब्लैकमेलिंग ये उसकी मौत की वजह तो नहीं? सर अमर ने इन अक्षरों से लिखा क्या होगा? ये सारे एक बार ब्यूरो लेके चलते हैं, वहीं पता चलेगा कि अमर ने कौन से अक्षर से क्या लिखा था। इसके शरीर पर ना तो किसी किस्म के कोई चोट का निशान है, ना कोई जहर का कुछ अंश मिला है, और ना ये पता लगा कि इसे कोई हार्ट अटैक तो नहीं हुआ, कुछ नहीं। बस इसके दिल ने अचानक काम करना बंद कर दिया। तो दिल ने काम करना क्यों बंद कर दिया, इसकी वजह भी समझ में नहीं आई। लेकिन इसके सर के बालों के बीच हमें जरूर ऐसा कुछ मिला है, एक ऐसा निशान जो बहुत चौंकाने वाला है। ये देखो, देख रहा है? गौर से देखो। सर यहाँ तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। दिखाई देगा भी नहीं। हाँ, ये निशान नंगी आंख से तो क्या, साधारण मैग्नीफाइंग ग्लास से भी दिखाई नहीं देगा। ये निशान आप लोगों को कहां दिखाई देगा मैं बताता हूं, आइए मेरे साथ। यहां देखिए ये निशान, देखिए ये छोटा सा माइन्यूट सा निशान 100 टाइम्स मैग्नीफाई किया है, तब जाकर के निशान दिखाई दिया है।
100 टाइम्स। डॉक्टर साहब, ऐसा कौन सा निशान हो सकता है? कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी सर्जन ने बड़ी बारीकी से इस पे सर्जरी करके? नहीं 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 कर, इतनी बारीक सर्जरी दुनिया में हो नहीं सकती है। इतना बारीक निशान किसी औजार से नहीं बन सकता है। लेकिन हाँ, इसके सर में ये निशान है, इसका मतलब कोई बहुत ही पतली, बहुत ही माइन्यूट, बारीक सी चीज इसके सर में या तो घुसी है या फिर घुसाई गई। सर ये काम एलियंस का लगता है। सर कई बार एलियंस धरती पर आते हैं और इंसानों को बहला फुसलाकर ऊपर ले जाते हैं और उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, उन्हें कंप्लीटली ब्रेन वॉश कर देते हैं। पंकज, तुम मेडिटेशन किया करो, तुम्हारा दिमाग आजकल बहुत इधर उधर भटकता है। हाँ, एक बात और, इसकी सीटी स्कैन करने से पता लगा है कि ये आदमी दिमागी तौर पर बीमार था। सर अमर के सिर में जो यहाँ पे जो निशान था, कहीं इसकी वजह से इसे मानसिक बीमारी तो नहीं हुई? हो सकता निखिल, इसके लिए मुझे इसकी ऑटोप्सी करनी पड़ेगी। ठीक है डॉक्टर साहब, आप ऑटोप्सी कीजिए। तब तक हम पता करते हैं कि अमर ने जो नंबर्स लिखकर छोड़े थे, उन नंबर्स का राज क्या है। सर बैंक अकाउंट्स, लॉकर नंबर, टेलीफोन नंबर सब कुछ देख लिया सर, लेकिन ये 4,81,623 क्या है, इसका मतलब समझ में नहीं आया। मतलब है सचिन, मतलब है। मरते दम तक उस आदमी के जुबान पर और दिमाग में भी यही नंबर था, 4,81,630। अच्छा, अमर के घर में से जो कटे हुए न्यूज़पेपर्स मिले, उससे कुछ पता चला? सर प्रेस से न्यूज़पेपर्स की दूसरी कॉपी मंगवाई है सर, पंकज मैच करके देख रहा है। इशिता, राजमहल बिहाइंड 11 PM। कुमार नियर सुरेश। इश्ता मीट। हाँ पंकज, क्या पता चला? सर सारे गायब अक्षर ये पेपर पे लिखे सर। राजमहल behind me is near 11 PM which meet Suresh, your Kumar। सर ये तो एक पहेली लग रही है। पहली ही है, मगर पहेलियां बनती हैं छुड़वाने के लिए। क्या बात है सर, जैसे रिकॉर्ड बनते हैं टूटने के लिए। बिल्कुल। Meet me at राजमहल रेस्टोरेंट, है ना? राजमहल रेस्टोरेंट बिहाइंड क्या हो सकता? 11 PM हो सकता है। मीट मी एट 11 PM बिहाइंड राजमहल रेस्टोरेंट। मीट मी एट राजमहल रेस्टोरेंट। चलो एक सेंटेंस तो बन गया। विच चीज नियर, बताओ पंकज, क्या हो सकता है? ये योर, हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही पंकज, थैंक यू। विच इज नियर योर बिल्डिंग। हो गया। सुरेश कुमार, मीट मी एट 11 PM behind Rajmahal restaurant which is near your building। सर ये राजमहल रेस्टोरेंट तो अंधेरी का एक रेस्टोरेंट है, बहुत ही फेमस रेस्टोरेंट सर। तो फिर सचिन, इस राजमहल रेस्टोरेंट के पास रहने वाले सुरेश कुमार के बारे में पूरा पता लगाओ। सुरेश कुमार। जी कहिए, कौन है आप? क्या चाहते हैं? पैसा, ढेर सारा पैसा। हेलो हेलो, कौन हो तुम और क्यों दूं मैं तुम्हें पैसा? हाँ? अमर को क्यों दिए थे? अमर को?
सब पता है मुझे। जी, वो मुझे ब्लैकमेल कर रहा था। और इसीलिए तुमने अमर का खून कर दिया? क्या खून? देखिए, मैंने किसी का खून नहीं किया है। झूठ! झूठ बोल रहे हो तुम। तुमने ही मारा है अमर को। नहीं नहीं सर, मैं सच बोल रहा हूं। मैंने नहीं मारा किसी को। लेकिन आप लोग कौन हैं? हम लोग सीआईडी से। सीआईडी? हाँ, सीआईडी। तो बताओ, सच सच बताओ, बताओ जल्दी। सर, असल में अमर ने मेरे घर पर चोरी की थी और उस चोरी में गलती से मेरे पिताजी का वो बक्सा उसके हाथ लग गया था, जिसमें उनके गैर कानूनी ढंग से किए गए कामों के कागजात थे। और उन कागजातों को लेकर अमर तुम्हें ब्लैकमेल कर रहा था। जी हाँ सर, ये मेरे पिताजी की इज्जत का सवाल था और मैं नहीं चाहता था कि उनकी बदनामी हो। पर ये अमर मुझसे बार बार पैसे ऐंठने लगा। इसलिए एक दिन तंग होकर मैंने फैसला किया कि आज ये किस्सा हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा। और इसीलिए मैं उसके घर पहुंचा। पर मैंने एक आदमी को गन लिए उसके घर के बाहर खड़ा देखा। मैं डर गया था सर, इसीलिए मैं लौट आया। मुझमें किसी का खून करने की हिम्मत नहीं है सर। सर, मैं किसी को मार नहीं सकता। अच्छा, तो फिर हमारे लिए उस आदमी का स्केच बनवाओ। इतनी रात को तुमने ये मेन रोड छोड़ के शॉर्टकट का रास्ता क्यों लिया? अरे चिंता क्यों करती हो तुम? 2 घंटे बचेंगे इस रास्ते से, जानती हो। सुजीत, गाड़ी रोको। सुजीत, सुजीत, आगे कोई है? सुजीत, सुजीत, कोई है? ओह माय गॉड। मालती, तुम गाड़ी में रुको, मैं देखता हूँ। शायद उसको हमारी मदद की जरूरत है। ठीक है। भाई साहब, उठो भाई साहब, क्या हुआ? भाई साहब, उठो भाई साहब। 4 लाख 81,000 623 4 8 16 23। अरे सुनो बिल्ला, वो लोग तुम्हारे पास आ रहे। छोड़ो बिल्ला। बॉडी पे तो कहीं घाव का निशान नहीं दिख रहा है। अभिजीत, कपड़े फटे हैं, लगता है किसी के साथ हाथापाई तो जरूर हुई होगी। सर, ये यहाँ इतनी सुनसान जगह पे करने क्या आया होगा? सर, हाँ, पर्स में से ये आई कार्ड मिला है। इसका नाम धनंजय है। धनंजय? एक बार जरा डिटेल में बताइए, क्या हुआ था? हाँ सर, ये आदमी रोड पे मुंह के बल गिरा हुआ था। मैंने इसकी हेल्प करने की कोशिश की, लेकिन इसने मुझ पर हमला कर दिया सर। और हाँ सर, ये कुछ नंबर भी बड़बड़ा रहा था। नंबर? अमर भी तो नंबर ही बड़बड़ा रहा था। हाँ, 48163। हाँ, ये 4,81,623 ऐसा कुछ? जी जी हाँ सर, यही नंबर था। अच्छा, अब इसके अलावा कुछ और बोल रहा था, बड़बड़ा रहा था? हाँ सर, वो काफी डरा हुआ था और चिल्लाकर बोल रहा था, बिल्ला वो लोग आ रहे हैं। बिल्ला? सर, बिल्ला, ये नाम मैंने पहले कहीं सुना है सर। अच्छा, अभिजीत एक काम करो, इस धनंजय का पूरा पता लगाओ और इस बिल्ला की पूरी कुंडली निकालो। अगर ये बिल्ला मिल गया तो समझ लो इस नंबर का राज भी खुल गया। रघु, हमें बिल्ला के बारे में तुमसे कुछ जानकारी चाहिए। रघु, हम तुमसे कुछ पूछ रहे हैं। हाँ?
रघु, हम सीआईडी से हैं और हमारा ये जानना बहुत जरूरी है कि बिल्ला इस जेल से फरार क्यों हुआ। सर, लगता है इसकी आंखों के साथ साथ इसका मुंह भी बंद पड़ गया। रघु, हमें पता चला है कि तुम्हारे दो बच्चे, पहला 11 साल का गुड्डू और दूसरी 9 साल की मुन्नी। और हमें यह भी पता है कि उन दोनों मासूम बच्चों को यह नहीं पता कि उनका बाप यहां इस जेल में बंद है। अब अगर ऐसी कोई खबर उन दोनों बच्चों तक पहुंच गई तो नहीं साहब, ऐसा मत करिए, उनको कुछ मत बताइए साहब। फिर तुम्हें बताना होगा कि बिल्ला यहां से भागा क्यों। जी साहब, बिल्ला के अंदर बहुत सारी कमियां थी, लेकिन वो इतना बेवकूफ नहीं था कि 6 दिन पहले ही जेल से भाग जाए। फिर बिल्ला जेल से भागा क्यों? धनंजय ने मरने से पहले बिल्ला का नाम लिया है। साहब, एक दिन मैंने बिल्ला को मैस में एक कैदी से बात करते हुए देखा साहब। कैदी से? कौन था वो? साहब, मैंने उसका चेहरा तो नहीं देखा क्योंकि उसकी पीठ मेरी तरफ थी साहब। उसके बाद फिर वो डरा डरा सा रहने लगा। इसका मतलब तुम कहना चाहते हो कि उस कैदी ने बिल्ला को धमकाया था? हो सकता है साहब। सर, मतलब बिल्ला की जान को खतरा होगा? ऐसे ही लगता है पंकज, और अपनी जान बचाने के लिए बिल्ला इस जेल से फरार हो गया। रघु, एक बात बताओ, इस जेल में आग लगी कैसे? क्या साहब, ये कोई जंगल थोड़ी ना है साहब जो आग अपने आप लग जाए। आप तो सीआईडी वाले हैं, आपसे क्या छुपा है साहब? साहब, ये आग लगी नहीं साहब, लगाई गई है। रघु, फिर तुम हमें ये बता सकते हो कि जेल में आग लगवाई किसने? पता नहीं साहब। ठीक है सर, अब क्या कर? जो 3 लोग बिल्ला के साथ फरार हुए थे उनके बारे में पता लगाते हैं। बस, मैंने उन दोनों की ऑटोप्सी की है और ऑटोप्सी से पता लगा है कि उन दोनों के दिमाग में परजीवी कीड़े, पैरासिटिक वर्म्स के अंश मिले हैं। परजीवी कीड़े? हाँ, ये कीड़े बहुत ही खतरनाक होते हैं। छोटे से छोटे, माइन्यूट से माइन्यूट घाव के जरिए भी शरीर के अंदर घुसकर दिमाग तक पहुंच जाते हैं और दिमाग को खोखला कर देते हैं। मगर सांख्य, ये कीड़े आते कहां से हैं? बस अधिकतर ये कीड़े रुके हुए पानी में किसी पोखर में मिलते हैं, लेकिन हर पोखर में भी नहीं मिल सकते। देख सांख्य, ये मौत नहीं है, खून है, खून। कहीं से तो आए होंगे ना ये कीड़े, कहीं पर से तो। एक जगह है बॉस। कहां से? शहर में एक ऐसी लेबोरेटरी है जो अपनी रिसर्च के लिए इस तरीके के कीड़े अपने पास रखती है। रिसर्च लेबोरेटरी? तो फिर इस लेबोरेटरी के बारे में पता लगाना पड़ेगा, उन्हीं से पता चलेगा इन कीड़ों के बारे में। सर, बिल्ला। सर, ये देखिए, सुरेश ने उस आदमी का स्केच बना दिया जो अमर के घर के बाहर खड़ा था। तो फिर बस स्केच की कॉपीज बनाओ और सारे पुलिस स्टेशन और चेक नाकों पर भेज दो और कहो उनसे जहां पर भी आदमी दिखे उठाओ उसे। सर, ये उन तीनों की फाइल है जो बिल्ला के साथ यहाँ से फरार हुए। सर। हाँ पंकज। सर, ये आदमी देखिए। ये आदमी? ये तो वही आदमी है ना जिसका स्केच सुरेश ने बनवाया था। वही आदमी जो अमर के घर के बाहर खड़ा हुआ दिखा था। इसमें तो लिखा है ये धनंजय आग लगने से 2 दिन पहले ही यहाँ आया था, एक छोटे मोटे जुर्म है। इसका मतलब जरूर अमर, धनंजय और बिल्ला के बीच आपस में कोई ना कोई संबंध था। ऐसे ही लगता है निखिल, ये सारी एक सोची समझी साजिश है। ये वही आदमी है जो जेल के अंदर आया और इसने फिर बिल्ला को धमकाया, फिर यहाँ जेल में आग लगाई और बिल्ला को अपने साथ लेकर फरार हो गया। मगर सर, इस बिल्ला में ऐसा खास है क्या? मेरा मतलब है कि कोई उसके लिए इतनी तकलीफ क्यों उठाएगा? यही तो पता करना है पंकज, आखिर उसमें ऐसा खास है क्या? कुछ दिन पहले बदमाशों ने हमारी लेबोरेटरी में डाका डाला था और पैसों के साथ साथ पैरासिटिकल वर्म्स के 2 बॉक्स भी उठा ले गए। सबने मास्क पहन रखे हैं। और सर, ये कैमरा नंबर 2 है जो हमारी लैब में लगा हुआ है। एक मिनट, जरा ये फुटेज दोबारा चलाना।
और स्लो मोशन में। जी। इसने तो अपने आप को भी चोट पहुंचाई है। आप जरा ये जगह दिखाइए जहां पे आप पे हम। आइए सर। सर, यही वो जगह है जहां उन लोगों ने मुझ पे हमला किया था। एक्सक्यूज मी। सर, इस जगह को तो अच्छी तरह से साफ कर दिया गया है। खून के निशान कहीं भी नजर नहीं आ रहे। अगर इस जगह को साफ नहीं किया होता तो खून के जरिए अपराधी जरूर पकड़ा जाता। अपराधी इस दरवाजे से ही बाहर गया। उंगली कटी थी, खून बह रहा था। बाहर देखते हैं, शायद कुछ मिले। ये देखो, ये है अपराधी का खून। अब पता चल जाएगा है कौन वो। तो ये बात है, चोर चोरी से जाए लेकिन सीना चोरी से ना जाए। लगता है इतने सालों से ये बिल में छिपा बैठा था, अब जाके बिल से बाहर निकला है। सचिन, क्या कहते हैं फोरेंसिक रिपोर्ट? सर, रिसर्च सेंटर से मिले खून का डीएनए एक पुराने मुजरिम से मैच कर गया है सर। 18 साल पहले ये मुजरिम एक खतरनाक गिरोह के लिए काम करता था। उसके बाद इसका कोई पता नहीं चला सर। अच्छा, और सर, इस गिरोह के वेयर हाउस पे छापा पड़ा था पुलिस का, जिस छापे में कुछ लोग मारे गए और कुछ पकड़े गए, और बाकी तस्करी का सामान भी बरामद हुआ। उसके बाद सर ये गिरोह टूट गया। तो क्या 18 साल के बाद में नई गैंग बना ली इन लोगों ने? लूट मार और खून खराबा शुरू कर दिया। सर, हाँ सर, एक मिनट इधर आइए। सर, ये उस समय की केस फाइल है सर, और ये कुछ फोटोग्राफ से उस पुलिस के छापे गए। एक मिनट। ध्यान से देखो सचिन। हाँ सर, ये वही नंबर है जो धनंजय और अमर मरने से पहले दोहरा रहे थे सर। एग्जैक्टली। ये सारा खून का खेल इसी नंबर से जुड़ा हुआ है, इसी नंबर से, इसी बक्से से जिसका नंबर है 4,81,630। आद्या, अरे कहाँ हो यार तुम? अरे यार, ये कॉमन रोड पे थोड़ी गाड़ी खराब हो गई थी। 2 मिनट में आता हूँ बना के। ओके, ठीक है। अच्छा अभिजीत, वो नंबर्स की गुत्थी सुलझ गई है। अच्छा, अरे वाह यार दया, ये जब से बिल्ला के केस में हम लोग घुसे हैं ना, मुझे कुछ और याद आ रहा है। क्या? यार मैं इससे पहले कहीं मिल चुका हूँ। अच्छा, कहाँ पर अभी ठीक से याद नहीं आ रहा है, लेकिन चेहरा जाना पहचाना है। ठीक है, तुम गाड़ी रिपेयर करके ब्यूरो आ जाओ, वहीं पे उसकी पहचान निकालने की कोशिश करते हैं।
ओके ठीक है। अरे दया, मैं इसे सीआईडी ज्वाइन करने से पहले मिला था। अच्छा, इसने अभिजीत, बॉस, काम हो गया है। हेलो, ये अभिजीत की आवाज तो नहीं थी, किसी और की आवाज थी। आवाज क्लियर नहीं थी। ये कहीं किडनैपर्स की आवाज तो नहीं? हेलो पूर्वी। हेलो। हाँ सर। सर लगता है अभिजीत को किसी ने किडनैप कर लिया है। क्या? अभिजीत, अपने इस पुराने दोस्त बिल्ला को जरा कुछ याद दिलाने की कोशिश करो। हम जो इससे जानना चाहते हैं ये हमें बता नहीं रहा। क्या जानना चाहते हो? अभिजीत, समझने की कोशिश करो अभिजीत। डॉक्टर शीतल, तुम? हाँ। अभिजीत, वो बक्सा मेरे लिए बहुत जरूरी है जो बिल्ला, धनंजय और उसके दोस्तों ने अपने बॉस के लिए पुलिस स्टोरेज रूम से चुराया था। किस बक्से की बात कर रहे हो तुम? मुझे कुछ पता नहीं है। मुझे भी नहीं। अरे 18 साल पहले की बात कोई कैसे याद कर सकता है? मुझे कुछ पता नहीं है। तुम्हें पता है, ये जो दिमाग है ना, ये कंप्यूटर के हार्ड डिस्क की तरह होता है। इसमें पुरानी से पुरानी जानकारियां भरी रहती हैं। और तुम दोनों के दिमाग में भी वो जानकारी कहीं ना कहीं जरूर छिपी होगी। और उस जानकारी को बाहर कैसे निकालना है, ये अब मेरा काम। अगर बिल्ला जानता है तो इसका मतलब अभिजीत भी जानता है। तुम दोनों की दोस्ती तो 18 साल पुरानी है, क्यों अभिजीत? क्या ये सब? क्या ये? कुछ नहीं, बस तुम्हें इलेक्ट्रिक शॉक देने की तैयारी हो रही है। अगर तुम्हें शॉक नहीं दूंगी तो पता कैसे चलेगा जो हमें चाहिए। सर, आपने जो फोन पे दूसरी आवाज सुनी थी वो पूर्वी ने क्लीन करके भेजी है। बॉस, काम हो गया। हम उसे लेकर 30 मिनट में पहुंचते हैं। 30 मिनट की दूरी पे? इसका मतलब अभिजीत को जहाँ से अगवा किया गया था वहां से इन गुंडों का अड्डा 30 मिनट की दूरी पे है। पर सर, उस जगह से वो गुंडे किस दिशा में गए होंगे वो हमें कैसे पता चलेगा? दया, जहाँ पे अभिजीत की कार खराब हुई थी वहां से आधे घंटे की दूरी पे एक रास्ते पे हमें धनंजय की लाश मिली थी। हो सकता है इन गुंडों का अड्डा वही कहीं आसपास हो। तुमने तो बहुत जल्दी हार मान ली अभिजीत, पर हम लोग हार नहीं मानने वाले जब तक हम अपने मतलब की जानकारी हासिल नहीं कर लेते। बॉस, बॉस, बक्सा मिल गया और अंदर का सामान भी सही सलामत है। बहुत अच्छे, क्या बात है। इसका मतलब अब हमें इन दोनों की कोई जरूरत नहीं। इन्हें जल्द से जल्द ऊपर पहुंचाओ और निकलो यहाँ से। नहीं, मुझे अभी इनकी जरूरत है। मुझे अपनी रिसर्च के लिए इनके अंदर पैरासाइट डालने हैं। उसके थोड़ी देर बाद तक ये लोग जिंदा रहेंगे और फिर भगवान को प्यारे हो जाएंगे। तुम्हें इनके साथ जो भी करना है जल्दी करना, बचने नहीं चाहिए, वरना ये दोनों हमारे लिए खतरा बन जाएंगे।
सच्चाई सी बता दे, अभिजीत सर कहाँ पे है? हाँ? ये तो बिल्ला है। बिल्ला, बिल्ला, इसे भी अस्पताल ले जाना होगा। ये अभिजीत कहाँ गया? वो वहां पे। अभिजीत, कहाँ जा रहे हो अभिजीत? चलो जल्दी गाड़ी में बैठो। गाड़ी में क्यों? क्यों गाड़ी में क्यों अंकल? अरे तुम्हारे पीछे गुंडे पड़े हैं, वो तुम्हारे ऊपर कभी भी हमला कर सकते हैं। जल्दी गाड़ी में बैठो। लेकिन आप लोग कौन हैं? लेकिन अरे अभिजीत, हम तुम्हारे दोस्त हैं, भूल गए क्या? चलो जल्दी गाड़ी में बैठो। लेकिन मेरा लॉलीपॉप गिर गया अंकल। अरे जल्दी आओ, मैं तुम्हें नया लॉलीपॉप दे दूंगा और आइसक्रीम भी दूंगा तुम्हें। हैं? ओके, ओके। चलो जल्दी निकलो यहाँ से। चलो चलो फटाफट चलो, जल्दी से ना, टाइम नहीं है ना हमारे पास, है ना? देखिए अंकल, हम लोग जा कर रहे हैं। हम लोग विदेश जा रहे हैं। विदेश घुमाने के लिए, तुम्हें घूमना है ना? वाह, विदेश जा रहे हैं, कितना मजा आएगा। हम लोग जहाज से जाएंगे अंकल? नहीं, हम लोग पानी के जहाज से जाएंगे। पानी के। वाह, पानी की जहाज से? हाँ। जो पानी में चलती है? हाँ। बहुत मजा आएगा, बहुत मजा आएगा। लगता दुश्मन आ गई थी। जाओ, वहाँ जाओ। अंकल, आप भी चुप जाओ। जाओ। अभिजीत, अभिजीत, यहाँ है अभिजीत, यहाँ है अभिजीत, पर अब ये तुम्हारा नहीं, हमारा हो चुका है। इंस्पेक्टर विजय, तुम? ये सारा खेल तुम खेल रहे हो? हाँ? यस सर, पहचान लिया तो बहुत अच्छी बात है। अब जल्द से जल्द यहाँ से निकल जाओ, वरना तुम्हारा ये आदमी जान से जाए। विजय, तुमने अभिजीत को नहीं, अपनी मौत को रखा अपने पास। थोड़ी फालतू बकवास सुनने का मेरे पास टाइम नहीं। फटाफट मुझे निकलने का रास्ता दो। हाँ, जाने दो हमको। हम लोग विदेश जा रहे हैं अंकल, पानी के जहाज से। सर, ये अभिजीत सर को क्या हो गया? सुना नहीं? बंदूक नीचे, वरना नीचे रखो, नीचे, नहीं तो ये अंकल मुझे मार देंगे। नीचे रखो नीचे रखो, नीचे रखो। नीचे। वेरी गुड। चलो रास्ता दीजिए आप लोग, चलो जल्दी चलो। होशियारी नहीं।
अब बता, तू विदेश जाएगा या सीधे जेल? हाँ? दया, जाऊंगा तो विदेशी, वो देख। अभिजीत, छोड़ दो मेरे दोस्त को, छोड़ दो, नहीं तो मैं गोली चला दूंगा, मैं मार दूंगा, मैं गोली मार दूंगा। अभिजीत, ये तुम्हारा दोस्त नहीं है, ये दुश्मन है। नहीं, ये मेरे दोस्त है, ये दोस्त है मेरे, ये मुझे घुमाने ले जाने वाले हैं। तुम लोग दुश्मन हो। दुश्मन? मुझे पता चल गया, तुम लोग मुझे मारने आए हो। सर प्लीज याद करने की कोशिश कीजिए, अपने आप को पहचानिए सर प्लीज। हम तुम्हारे दोस्त हैं। तुम एक सीआईडी ऑफिसर हो जी? नहीं। अभिजीत, तू गोली चला, ये झूठ बोल रहा है। तुम गोली चला, हमें विदेश जाना। अभिजीत, गोली चला, भूल दो सबको। अभिजीत नहीं, अभिजीत गोली चला। याद करो अभिजीत, हमारे वो दिन जो हमने एक साथ सीआईडी में गुजारे। तुम मेरे दोस्त हो यार। सर आप एक सीआईडी ऑफिसर, मैं निखिल, तैयार से। हाँ, श्रीया, विक्रम, झूठ बोल रहा है। गोली चला। याद कर यार, याद करिए सर। हाथ छोड़, मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा। कल मेरी जरूरत पड़े तो याद करना, दोस्त नहीं, भाई हूं मैं तुम्हारा। तो जैसा दोस्त सुनना और दूसरा कोई नहीं रहा। सर, कुछ नहीं हुआ, गोली सिर्फ पैर पे लगी है। बता, क्यों किया तूने ऐसा? हाँ? 100 करोड़ का लालच। मेरा असली नाम हरीश है, मैं उस गैंग का लीडर हूं जो वेयर हाउस में पकड़ा गया था। 18 साल पहले मुझे जेल हो गई थी। फिर तुम पुलिस डिपार्टमेंट में ऑफिसर कैसे बन गए? मैं अपना फूलिया और पहचान बदलकर उस पुलिस वाले की जगह पुलिस डिपार्टमेंट में घुस गया, जिसका तबादला दूसरे शहर से हुआ था। और फिर तुमने उस बेचारे पुलिस ऑफिसर को अपने रास्ते से हटा दिया और उसकी जगह ले ली। हाँ सर, मुझे दुश्मन गैंग के लोगों की पूरी जानकारी चाहिए थी। और फिर जेल से छूटने के बाद उस बक्से के नंबर के जरिए तुम उस बक्से को हासिल करने की कोशिश में लग गए। उस बक्से में
100 करोड़ के ड्रग्स थे। काफी समय बीत चुका था, लोग कुछ बता नहीं पा रहे थे, इसलिए उनकी याददाश्त वापस लाने के लिए तुमने डॉक्टर शीतल के एक्सपेरिमेंट का इस्तेमाल किया उन पर। हाँ सर, और वो एक्सपेरिमेंट कामयाब भी हो रहे थे। हमें बिल्ला के जरिए पता लग गया था वो बक्सा कहाँ रखा था। और अमर कैसे फंस गया तुम्हारी जाल में? सर, सुरेश का बाप एक ट्रस्ट ऑफिसर था और वो मेरे दुश्मन गैंग से मिला हुआ था। उसने उनके साथ अपनी कुछ तस्वीरें और एक नोटबुक अपने घर में रखी हुई थी, जिसे गलती से सुरेश के घर से अमर ने चुरा लिया था। और इसीलिए तुमने पहले अमर को पकड़ा ताकि तुम ये जान सको कि उसे उस बक्से के बारे में क्या पता है। मगर अमर ने तो सुरेश के घर से चुराए हुए सबूत पहले ही नष्ट कर दिए थे। हाँ, अमर का इस गैंग से कोई लेना देना नहीं था, लेकिन उसने वो सारे सबूत चुरा लिए थे जिनकी मुझे जरूरत थी। इसलिए मैंने उसके साथ वो किया, खत्म कर दिया उसे। इतने सालों की सजा काटने के बावजूद भी तुमने सीनियर इंस्पेक्टर अभिजीत पर हमला किया, 3 लोगों की जानें ली। तुम्हें तो जीने का कोई हक ही नहीं है, तुम्हें तो फांसी होगी, फांसी। अभी सब ठीक है ना? Many happy returns of the day. Oh, Daya? That's you. Thank you. Happy birthday. Thank you so much. This is beautiful. Thanks. ये कोई नजर नहीं आ रहा? अभिजीत आया नहीं क्या? अरे यार, मैं यहाँ भाई। ये लो। बेटो बस। अरे तारिका जी का बर्थडे और मैं फिट ना हूँ, हैं? अच्छा दया, श्रेया नहीं आई? अरे दया आ गया तो श्रेया नहीं आती होगी? हाँ वो तो नहीं यार, वो हमारी पिछली मुलाकात कुछ ठीक नहीं रही। बस तो अरे सब ठीक हो जाएगा यार। आज वो यहाँ आएगी ना तो उसे अपने दिल की बात बोल ही देना। क्यों? यस, इस बार तो एकदम। क्या हुआ? मौत को इतना नजदीक देखने से पांव कांपने लगे। एसीपी आज तक अपनी मौत को अपनी हथेली पर लेकर ही चला है, समझे? मौत से कभी डरा नहीं है वो। इतनी बड़ी बड़ी बातें हैं, अब बातों का वक्त नहीं है, अब एक्शन का वक्त है। कूदो एसीपी, छलांग लगाओ। 1 मिनट, लेकिन तुम पर कैसे विश्वास कर सकता हूँ कि मेरे कूदने के बाद तुम इन तीनों को छोड़ दोगे? तुम्हारे पास और कोई चारा भी नहीं। कूदो एसीपी। ये शो देखते वक्त तो पेट के दर्द की दवा साथ में रखनी चाहिए। हंसते हंसते पेट दर्द हो गया। कौन है ये? प्रमोद कौन है ये? बहुत खुशकिस्मत हो तुम। मौत से कुछ पल पहले इतनी हंसी और इतनी खुशी हर किसी को नसीब नहीं होती। कौन हो तुम? अंदर कैसे आए?
मौत को अंदर आने के लिए किसी न्योते की जरूरत नहीं पड़ती है। ये क्या कर रहे हो? मैंने क्या बिगाड़ा तुम्हारा? रुक जरा, पुलिस को। हैप्पी बर्थडे तारिका। थैंक यू श्रेया, थैंक यू। मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। थैंक यू सिद्धार्थ, बहुत खूबसूरत फूल है। श्रेया की चॉइस है। हाँ वो तो है, श्रेया की चॉइस तो कभी गलत हो ही नहीं सकती। हाय सिद्धार्थ। हेलो। हाय श्रेया। हाय पूर्वी। काफी देर कर दी आने में। थोड़ा ट्रैफिक मिल गया रास्ते में। अरे फ्रेडी सर, ये गपागप खा रहे हो? आप तो बोले थे डाइटिंग कर रहे हो। डाइटिंग ही तो कर रहा हूँ। इसके पहले तो मैं 5-5 प्लेटें एक साथ खा जाता था। क्या बात कर रहे हो? हमारे प्लान पे तो पानी फिर गया अभिजीत। अरे ऐसे कैसे? कुछ ना कुछ तो करूंगा मैं। कैसे? विद्या, उस कमरे में तुम्हारा कोई वेट कर रहा है। मेरा वेट कर रहा है? हाँ, कौन? तुम जाओ तो सही। अरे जाओ। हे सिद्धार्थ, वो तुम्हें मेरी जासूसी नॉवेल्स की कलेक्शन देखनी थी ना? चलो दिखाती हूँ। चलो श्रेया। अरे कभी तो श्रेया को अकेले छोड़ो। ऐसी कोई बात नहीं है ना? चलो। इट्स ओके सिद्धार्थ, जाओ तो। चलो। अरे श्रेया, तुम यहाँ? वहाँ कमरे में कोई तुम्हारा वेट कर रहा है। कौन? अरे जाओ देखो तो सही। अरे सर, श्रेया, अच्छा किया तुम सिद्धार्थ को अपने साथ यहाँ ले आई। आई एम वेरी सॉरी। उस दिन मैंने आपके साथ बहुत बुरा बिहेव किया था। छोड़ो ना, मैं भूल गया हूं, तुम भी भूल जाओ। काश भूल पाना इतना आसान होता। जिंदगी कितनी सिंपल हो जाती है। श्रेया, ये यादें ही तो है जो उदास दिलों को जिंदगी जीने का हौसला देती है। अगर यादें ही ना हो तो जिंदगी कितनी बोरिंग हो जाएगी। तो क्या तुमने सिद्धार्थ से शादी करने का फैसला कर लिया? मेरा दिल कुछ और कह रहा है, दिमाग कुछ और। मैं जानता हूं श्रेया, हमारे काम में हम दिल की नहीं दिमाग की सोचते हैं। मगर एक बार सीआईडी ऑफिसर ने एक आम लड़की की तरह सोचो। दिल का इस्तेमाल करो, उसकी आवाज सुनो। मेरे दिल में तो एक ही इंसान का नाम गूंजता रहता है, और वो नाम है श्रेया। सिद्धार्थ। सिद्धार्थ प्लीज, सिद्धार्थ मेरी बात तो सुनो प्लीज। अब सुनने को बाकी क्या रह गया? पूरी हकीकत मैंने अपनी आंखों से देख ली। तुम दया से प्यार करती हो ना? सिद्धार्थ, मैं इस बारे में तुमसे बात करने वाली थी। क्यों नहीं? सिद्धार्थ, काम इतना होता है, मौका ही नहीं मिला मुझे। मौका नहीं मिला? I just can't believe I heard that. सिद्धार्थ प्लीज मेरी बात तो सुनो। इतना आसान नहीं होंगे। मैं आपको मेरी जगह रखकर तो सोचो, फिर पता चलेगा मैं किस अग्नि परीक्षा से गुजर रही हूँ। हेलो, कौन? सर, दोनों पति पत्नी थे, प्रमोद और शांति। सर, हमने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि हमारे होटल में ऐसा कुछ होगा। एक मिनट, आप बाहर खड़े रहिए। माय गॉड, दोनों की लाशें ऐसी इस अवस्था में। तो इतने सारे केस सॉल्व किए, लेकिन इस तरह का केस कभी नहीं देखा। सर, लगता है ये दोनों खूनी से विनती कर रहे थे कि वो इन्हें छोड़ दे, मगर खूनी ने जरा भी दया नहीं दिखाई।
नहीं फ्रेडी, लगता है खूनी ने पहले इन दोनों को मारा और फिर यहां लाकर बिठा दिया, हाथ पैर बांध दिए। जिस तरह से इन दोनों को बिठाया कुर्सी में, लगता है खूनी हमसे कुछ कहना चाहता है। ये देखो, कम से कम 6-7 वार तो किए इस बेचारी पर। ऐसे इतनी बेरहमी से मारा है जैसे ये खूनी कोई सिर फिरा हो या फिर बदले की आग में ये सब किया है उसने। माय गॉड। सर, इस प्रमोद की पीठ पर भी वार किया गया है। क्या हुआ? सर, इसकी सांसें चल रही है, जिंदा ही है। प्रमोद जिंदा है? तुम जल्दी से इसे हॉस्पिटल ले जाओ, इसका जिंदा रहना बहुत जरूरी है। संभाल के, सुन के चल। आजा। एक बात बताओ, ये खूनी अंदर आया कैसे? किसी ने देखा कैसे? नहीं सर, ये सब रात में हुआ सर, और रात के बाद इसकी ड्यूटी रहती है सर, इससे पूछिए आप। कैसे हुआ ये सब? सर, कुछ देर के लिए मेरी आंख लग गई थी रिसेप्शन डेस्क के ऊपर। तुम्हें शर्म नहीं आती ये कहते हुए कि तुम्हारी आंख लगी थी ड्यूटी पर? सॉरी सर। एक बात बताओ, ये दोनों प्रमोद और शांति कब से रह रहे तुम्हारी होटल में? सर, पिछले 6 दिनों से रह रहे थे और आगे भी 1 महीने रहने का प्लान था सर। क्यों, कुछ बताया इन्होंने? सर, प्रमोद जी की नई नौकरी लगी थी, नासिक से इस शहर में नए आए थे, उन्हें अपना घर नहीं मिला, इसीलिए होटल में रह रहे थे सर। ठीक है, जाओ। वंश, प्रमोद और शांति, इन दोनों की पूरी जानकारी चाहिए मुझे। हाँ सचिन, ये प्रमोद कैसा है? सर, डॉक्टर ने ऑपरेशन शुरू कर दिया है, थोड़ी देर में पता चल जाएगा सर। लगता है सचिन, ये खूनी शांति को ही मारने आया था, प्रमोद को नहीं। देखो ना, उसने प्रमोद पर सिर्फ एक ही वार किया और फिर देखा तक नहीं कि वो जिंदा है या मर गया। डॉक्टर साहब, कैसा है प्रमोद? हमने प्रमोद को बचा तो लिया है, मगर मगर क्या? वो कोमा में चले गए हैं। कोमा में? लेकिन डॉक्टर साहब, प्रमोद को होश तो आ जाएगा ना? हम तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे, मगर कुछ कहा नहीं जा सकता। थैंक यू। कुछ भी हो, प्रमोद होश में आना ही चाहिए। खूनी को सिर्फ प्रमोद ने ही देखा है। डॉक्टर साहब, शांति की लाश से कुछ पता चला? दया, मौत की वजह तो तुम लोगों को क्राइम स्पॉट पे पता चल गई होगी। पेट पर चाकू के इतने सारे घाव हैं, उसी की वजह से मौत होगी बेचारे की। हाँ, वो तो हमें पता चल गया था। उसके अलावा कुछ और? हाँ, एक खास बात, 2 महीने पहले इसका किडनी का ऑपरेशन हुआ था। ये देखो, इसमें फोटो है। किडनी का ऑपरेशन? वंश, पता करो शहर के किस हॉस्पिटल में शांति के किडनी का ऑपरेशन हुआ था। जैसे? और सर, वो क्राइम सीन पे जो खून मिला था वो शांति और प्रमोद का ही है। खूनी ने खून करने से पहले एक एक कदम फूंक फूंक कर रखा है। हाँ, काफी प्लानिंग की है खूनी ने इस जुर्म को अंजाम देने के लिए। उसे पता था कि ये प्रमोद ऑफिस से कितने बजे वापस आता है और वो होटल के कमरे में पहुंच गया जब दोनों मौजूद थे। पर सर, अगर उसका मकसद शांति को ही मारना था तो वो तो प्रमोद के आने से पहले ही जुर्म को अंजाम देकर वहां से फरार हो सकता था। हाँ, ये बात तो है। मुझे लगता है खूनी ने प्रमोद के ऊपर सिर्फ एक ही बार वार किया, और वो इसलिए क्योंकि वो चाहता था कि वो कोमा में पहुंच जाए और जिंदा लाश बन जाए। सर, लगता है ये खूनी कोई एक्सपर्ट है जो अच्छी तरह से जानता था कि वार कहां पे करना है। सर, वो एक्सपर्ट नहीं, मुझे तो सरफिरा लगता है। वरना मारने के बाद इन्हें प्रार्थना की पोजीशन में क्यों बैठा था? कोई तो गहरा कारण है सबके पीछे जो इस खूनी के अतीत से जुड़ा हुआ है। क्या प्रमोद की बीवी का खून हो गया और प्रमोद कोमा में है? जी हाँ। खैर, अब ये बताइए कि पिछले कुछ दिनों से प्रमोद का स्वभाव कैसा था? क्या वो डरा डरा रहता था या कुछ और अजीब बात? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं था। पर हाँ सर, मैंने उनको काम में बहुत सारी गलतियां करते देखा। साफ साफ बताइए, प्रमोद किस तरह की गलतियां कर रहा था? बेसिक अकाउंटिंग की गलतियां। मुझे तो हैरानी हो रही थी कि इतने काबिल और इतने क्वालिफाइड इंसान ऐसे बच्चों वाली गलतियां कैसे कर सकता है कोई।
वो तो अच्छा हुआ कि मैंने उनकी गलती देख ली, वरना पूरी अकाउंट शीट खराब हो जाती। सर मुझे तो लगता है उन्हें काम आता ही नहीं था। ऐसा कैसे हो सकता है? वो जिस कंपनी से आए थे वो तो बहुत बड़ी कंपनी थी, और कोई भी बड़ी कंपनी किसी ऐसे आदमी को अपने यहाँ नौकरी पर क्यों रखेगी जिसे उसका काम ही नहीं आता हो? अब तो इस प्रमोद की सारी कुंडली निकालनी पड़ेगी। तो पति पत्नी प्रमोद और शांति एक नंबर के धोखेबाज थे। उनके सारे सर्टिफिकेट्स और डॉक्यूमेंट्स नकली हैं। स्कूल और कॉलेज हर जगह के। ऐसी क्या वजह हो सकती है जिस वजह से 420 करके ये उस फाइनेंस कंपनी में काम कर रहा था? ये उस प्रमोद को वहाँ काम करके क्या फायदा हो सकता है? इस सवाल का जवाब तो उसी वजह से जुड़ा है निखिल, जिसकी वजह से इस प्रमोद की हत्या की गई। पर वजह जो भी हो, उस वजह का पता तो सीआईडी निकाल ही लेगी। लेकिन सर, हो सकता है इन दोनों का नाम भी नकली हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि ये दोनों असली प्रमोद और शांति हो ही ना, बल्कि कोई बहरूपिये हों जिन्होंने उन दोनों की जगह ले ली हो सकता है। एक सेकंड। हेलो, हाँ बोल रहा हूँ। हाँ, कौन सा हॉस्पिटल? ओके, थैंक यू सो मच। क्या हुआ निखिल? हमारा अंदाजा सही निकला। 2 महीने पहले पुणे की मोती हॉस्पिटल में इस प्रमोद की पत्नी का एक ऑपरेशन हुआ था। वहाँ प्रमोद की पत्नी का नाम शांति नहीं बल्कि विनीता लिखा हुआ है। विनीता? मोती हॉस्पिटल, पुणे। एक्सक्यूज मी, एक वक्त पे सिर्फ एक ही मरीज अंदर आएगा? हम लोग सीआईडी से। सीआईडी? मगर यहाँ मुजरिम कौन है? इसी की तलाश है हमें। एक्चुअली आपके हॉस्पिटल में 2 महीने पहले एक ऑपरेशन हुआ था, उसी के बारे में कुछ जानकारी चाहिए हमें। किसका ऑपरेशन? ये दोनों आपकी हॉस्पिटल में आए थे? ये तो मिसेस विनीता कुमार हैं। हाँ, मिसेस विनीता कुमार। और ये इनके पति, इनकी मौत हो गई? जी हाँ, विनीता कुमार का खून हो चुका है और उनके पति प्रमोद अब कोमा में है। डॉक्टर ये बताइए कि मिसेस विनीता कुमार ने किडनी का ऑपरेशन कराया था ना? जी हाँ। हम उसके मेडिकल रिपोर्ट्स देख सकते हैं? यहाँ पे तो पति का नाम त्रिलोक कुमार लिखा है। मतलब त्रिलोक बन गया प्रमोद और विनीता बन गई शांति। इस पेपर में उनके घर का एड्रेस लिखा हुआ है। चल के पता करें, शायद कुछ पता चल जाए। नहीं निखिल, कोई फायदा नहीं होगा। इनकी पहचानों की तरह इनका एड्रेस भी नकली होगा, देखना। हाँ, हमने इन्हें ऑपरेशन के कुछ रिपोर्ट्स कोरियर की थी, मगर वो कोरियर वापस आ गए थे। डॉक्टर ये बताइए कि इन्होंने ऑपरेशन का पेमेंट कैश में की थी या चेक से या किसी कार्ड से? इंश्योरेंस के जरिए। इंश्योरेंस? उस इंश्योरेंस कंपनी के कोई कागजात, कोई डॉक्यूमेंट्स हैं आपके पास? हाँ, इसी फाइल में होंगे। गुड। बिज हेल्थ इंश्योरेंस। अंकित, सभी अकाउंट्स और सभी खाते अच्छी तरह से बंद हो जाने चाहिए। कल शाम 5 बजे तक ऑडिटर आ जाएगा। हो जाएगा सर। कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि हमारी कंपनी का अंत इतना बुरा होगा। ये किस अंत की बात कर रहे हैं आप लोग? जरा विस्तार से समझाइए। अगर आप अपने पैसे वापस लेने आए हैं तो भूल जाइए, क्योंकि जब तक अदालत अपना फैसला नहीं सुना देती तब तक हम किसी के रुपए वापस नहीं कर पाएंगे। पैसे वापस लेने नहीं, इंसाफ करने आए हैं हम लोग सीआईडी से। ओह, तो हमारी शिकायत सीआईडी वालों तक भी पहुंच गई है। शिकायत? ऐसा क्या कर दिया आपकी इस कंपनी ने? हमारी कंपनी ने नहीं, उस त्रिलोक ने आसमान की तरफ प्रगति करती हुई हमारी कंपनी के नाम को रातों रात मिट्टी में मिला दिया और हमें दिवालिया कर दिया उसने। त्रिलोक? एक सेकंड, आप इस त्रिलोक की बात तो नहीं कर रहे? हाँ, यही तो है वो। पर इसे क्या हुआ? किसी ने इसकी जान लेने की कोशिश की है। फिलहाल ये कोमा में। ये तो होना ही था, इतने लोगों को जो धोखा दिया इसने। किस धोखे की बात कर रहे हैं? हमारी कंपनी के क्लाइंट्स को झूठे सपने दिखाकर कहा कि सबके पैसे एक ही महीने में 2 गुना कर दूंगा, पर सबके पैसे बटोरकर 9 तो 11 हो गया वो। और क्लाइंट हमारी कंपनी से पैसे वापस मांग रहे हैं। बैंकक्रप्ट हो गया। इतने सालों से कंपनी की बनी बनाई इज्जत मिट्टी में मिल गई। खोए हुए पैसे और खोई हुई इज्जत तो फिर से कमाई जा सकती है, पर खोई हुई जान तो वापस नहीं आ सकती ना। क्या त्रिलोक ने किसी की जान भी ली है? हाँ, हमारी कंपनी के सीईओ अनुज जी, जो कि सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाए और दिल का दौरा पड़ने से उनकी मौत हो गई। कहीं ये सारा हमला अनुज जी का कोई करीबी तो नहीं कर रहा है? अनुज जी की मौत का बदला लेने के लिए? हो सकता है। अनुज जी के परिवार में कौन कौन है? उनकी पत्नी सुधा, जो कि अभी सदमे में है, और उनका बेटा विक्की। विक्की?
इस विकी का फोन नंबर दीजिए जरा। विकी के फोन का सिग्नल यहीं आसपास बता रहा है, मूविंग है। अच्छा, अभी भी मागाधीर रोड की तरफ मुड़ा है। मागाधीर? देखो सिग्नल में कुछ पता चला? एक मिनट क्या हुआ? इस विकी के फोन का सिग्नल यहीं आसपास बता रहा है। कहीं विकी इस बाइक पे तो नहीं? हाँ सर, हो सकता है ये विकी हो। चेक करते हैं। सुनो भाई साहब, तुम्हें विकी हो? हाँ, और ये क्या बदतमीजी है? तुम लोग मेरा नाम कैसे जानते हो? तुम्हारा नाम और तुम्हारे सारे कारनामों के बारे में जानते हैं हम। सीआईडी। सीआईडी? इस शहर में क्या कर रहा है? हा? कुछ काम था और तुम लोग मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? बकवास बंद कर। दो खून करके भाग रहा हो, कह रहा है सीआईडी पीछा क्यों कर रही है? मैंने कोई खून नहीं किया है। अच्छा, त्रिलोक और विनीता का खून नहीं किया तुमने? What? त्रिलोक और विनीता मर चुके? ड्रामा बनकर अपना पूरा इतिहास है तेरा हमारे पास। उन दोनों ने तुमसे तुम्हारे पिता को छीना, उसका बदला लेने के लिए तुम यहाँ आए हो उनके पीछे। हाँ, मैं बदला लेने जरूर आया था, पर मैंने उनका खून नहीं किया। देख, सच बोल दे, समझा? नहीं अपनी शक्ल नहीं पहचान पाएगा। मैं सच कह रहा हूँ, मैंने किसी तरह उनके बारे में पता किया। मैं उनके होटल भी गया था, मगर जैसे मैं उनके कमरे की तरफ जा रहा था, मैंने उनके कमरे में एक आदमी को जाते हुए देखा। कौन सा आदमी था वो? उसके चेहरे को ठीक से देख नहीं पाया मैं। तुम्हें जो भी याद है, जितना भी याद है, साफ साफ बताओ। कद लगभग 6 फीट, ओवरकोट पहना हुआ था उसने, और उसके बाल लंबे थे यहाँ तक। हाँ, और उसने एलिगेटर शूज पहने हुए थे। एलिगेटर शूज? हेलो, एक और खून? लाश ऐसे अजीब ढंग से क्यों बैठा है? कमाल है सर, पिछले वाले केस में खूनी ने उन दोनों को होटल में चाकू मारकर प्रार्थना वाली पोजीशन में बैठाया था, और इसे गोली मार के इस तरह से। लगता है दोनों का खूनी एक ही है। अगर ये सीरियल किलर होता तो इसे भी चाकू से मारता सर, क्योंकि विनीता को उसने चाकू से मारा था, इसे तो गोली मारी है। हाँ, मगर लाशों को ऐसे एक ही ढंग से बिठाना, क्या दो अलग अलग खूनी करेंगे? मुझे लगता है दोनों का खूनी एक ही है, और जिस वक्त इस तिग्मांशु का खून हुआ, लगता है खाना खाने ही वाला था। तो यहाँ पे दूसरी प्लेट भी पड़ी है, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये तिग्मांशु की बीवी के लिए थी? मैम सब तो एक हफ्ते के लिए गाँव गई हुई है, एक हफ्ते के बाद लौटेगी। तो क्या घर में कोई और आदमी था जिसके लिए तिग्मांशु ने एक और प्लेट में खाना डाला? नहीं साहब। अच्छा, जब तुम घर वापस आए उस वक्त ये दरवाजा खुला था या बंद था? नहीं साहब, बंद था। तो फिर तुम घर के अंदर कैसे आए? साहब ने एक चाबी मेरे पास भी दे रखी है। वो जो कोई भी था, ऐसा लगता है कि तिग्मांशु उस आदमी को जानता था। एक काम करो सचिन, पंकज, घर की अच्छी तरह से तलाशी लो, देखो कुछ मिलता है क्या। हाँ सचिन, हाँ सचिन, ये देखिए सर, यहाँ से शीशा निकाला गया है, चिटकनी खोली गई है, और यहाँ से बाहर जाने का रास्ता भी है। मतलब कोई अंदर यहाँ इस खिड़की से आया था? सर, लेकिन इस घर में तो सेफ्टी अलार्म भी है सर। अगर यहाँ से कोई अंदर आया है तो सेफ्टी अलार्म बजना चाहिए था, और सिक्योरिटी गार्ड को भी अंदर आना चाहिए था। अब इसका जवाब तो सिक्योरिटी गार्ड ही देगा। हेलो सिक्योरिटी, अच्छा आज दोपहर को तिग्मांशु जी के घर से अलार्म बजा था, तो फिर आप चेक करने के लिए उनके घर पे क्यों नहीं आए? ओ आई सी, पिछले हफ्ते भी? ठीक है, थैंक यू। क्या बोला सर ये सिक्योरिटी वाला? सिक्योरिटी का कहना है कि अलार्म बजा था और उन लोगों ने घर में फोन भी किया, तो तिग्मांशु जी ने कहा कि गलती से अलार्म बज गया, इसलिए वो लोग ऊपर नहीं आए। सर, हो सकता है तिग्मांशु ने मजबूरी में कहा, खूनी ने उसके सर पे गन तान दी हो। कुछ कह नहीं सकते, बात करते वक्त अगर
थोड़ी सी भी टेंशन हो आवाज में तो ये सिक्योरिटी वाले तुरंत भाप लेते हैं। दरअसल पिछले हफ्ते भी तिग्मांशु के घर से अलार्म बजा था और जब सिक्योरिटी वालों ने फोन किया था तो तिग्मांशु ने यही कहा था कि गलती से बच गया। सर ये खूनी काफी चालाक लगता है, खेल खेल रहा है। देखते हैं, जरा देखो इस घर में कुछ और मिलता है क्या। खूनी ने कोई ना कोई सुराग जरूर छोड़ा होगा, चेक करो। सर एक मिनट सर। देखिए सर, खून यहाँ कैसे? कहीं खूनी का तो नहीं है खून? ये तो डॉक्टर सालों के ही बताएंगे। वो खून किसका है ये अभी पता चल जाएगा। तारिक आती होगी रिपोर्ट लेकर के। डॉक्टर साहब, इस तिग्मांशु के बारे में कुछ और पता चला? हाँ। वो कैसे? इसे गोली मारने से पहले बेहोश किया गया था। क्या? इसे बेहोश किया था? इसके खून में मुझे एक खास किस्म की दवाई के अंश मिले हैं जो अक्सर इंसान को बेहोश करने के लिए दी जाती है, और वो दवाई से इंजेक्शन के जरिए दी गई थी। ये देखो। सर बहुत ही अजीब बात है। अगर खूनी इसे मारना चाहता था तो सीधा गोली मारकर इसका काम तमाम कर सकता था। फिर ये जहर की दवाई क्यों दी होगी? और सर एक और बात पता चली, तिग्मांशु जिस हालात में हमें मरा हुआ मिला था वो एंशिएंट कल्चर के हिसाब से प्रार्थना करने की पोजीशन, खाना खाने से पहले। तो फिर तो शांति और तिग्मांशु दोनों का खूनी एक ही आदमी है। ये खूनी के लिए ये हत्याएं जुर्म नहीं, एक जश्न है। इसलिए उसने टेबल पे ये प्लेटें सजाई, उसमें खाना रखा, एक अपने लिए और एक तिग्मांशु के लिए। और सर तिग्मांशु को प्रार्थना की पोजीशन में बैठा के उसने गोली मार दी। सर मैंने कहा था ना, ये खूनी एकदम सरफिरा है सर। हाँ सर, लगता है ये खूनी अपने आप को बहुत शक्तिशाली महसूस करता है। जिस वक्त इन सबकी गर्दनें झुकी होती हैं उसके सामने उसे आनंद आता है। नहीं सचिन, खूनी का मकसद लोगों को अपने सामने झुकाना नहीं बल्कि अपने लिए प्रार्थना करवाना था। क्या मतलब? ये रही उस खून की रिपोर्ट। ये खून ना ही तिग्मांशु का है और ना ही उसके घर वालों का। ये खून उस खूनी का ही है। खूनी का? मगर वहां तो हाथापाई के कोई निशान नहीं मिले और उस जगह को देख के ऐसा लगा भी नहीं कि तिग्मांशु ने सेल्फ डिफेंस में खूनी के ऊपर हमला किया होगा। वो इसलिए दया क्योंकि ये खून खूनी ने अपने मुंह से थूका था। हमें इसके खून में से इसके सलाइवा के कुछ अंश भी मिले। उसकी तबीयत खराब है क्या? हाँ, वो बीमार है। उसके खून में एथिमोलाइसिन नाम की दवाई का अंश मिले हैं और उसका कीमोथेरेपी हुआ था। इसका मतलब उसे कैंसर है, ब्रेन का कैंसर, लास्ट स्टेज का ब्रेन कैंसर। इसीलिए वो लोगों से अपने लिए प्रार्थना करवा रहा है ताकि उसकी बीमारी ठीक हो जाए। हमारे क्रिमिनल डेटाबेस में चेक करो, पता करो ये कोई पुराना पापी तो नहीं है। नहीं सर, उस खूनी का हमारे क्रिमिनल डेटाबेस में कोई रिकॉर्ड नहीं है। कोई इतिहास नहीं है? नहीं सर। सर तिग्मांशु की पूरी कुंडली निकाल के लाओ सर। प्रमोद की तरह इसकी पहचान भी नकली है। What? हाँ सर, ये देखिए, उसका असली नाम राकेश है और जिस तरह प्रमोद को चासू बीसी की आदत थी, ठीक उसी तरह राकेश भी भोली भाली लड़कियों को फंसाता था शादी के झांसे में। कई लड़कियों ने आत्महत्या की है इस तिग्मांशु और राकेश के चक्कर में। हाँ सर, शादी के बाद उनके पैसे लेके ये गायब हो जाता। सर इसका मतलब खूनी ने दो ऐसे लोगों को मारा जो पहले से मुजरिम थे। शायद उसने सोचा होगा कि मरने से पहले कुछ अच्छे कर्म कर लूं। नहीं श्रेया, जरूर कोई रिश्ता रहा होगा उसका इन दोनों अपराधियों के साथ। पता करो इन दोनों अपराधियों का केस किस पुलिस स्टेशन में फाइल किया गया था? सर ब्रेन कैंसर के जितने भी पेशेंट्स हैं शहर में उन सबकी लिस्ट मिल गई है सर। कुल मिला के ऐसे 50 पेशेंट्स हैं जिसमें से 10 पेशेंट्स ऐसे हैं जो कैंसर की लास्ट स्टेज पे हैं। उनमें से 4 औरतें हैं, बचे 6। हाँ सर, और इन 6 में से 4 ऐसे हैं जो 70 साल से ऊपर के बुजुर्ग हैं। अब बचे 2, ये उदय और भानु। तुम इन दोनों से मिले? हाँ सर, ये उदय 6 महीने से हॉस्पिटल में है। और भानु? भानु सर 1 महीने से हैदराबाद में। ये कैसे हो सकता है सचिन? अगर वो मुजरिम इसी शहर में है तो कहीं ना उसका इलाज चल रहा होगा ना कहीं से वो दवाई खरीदता होगा। वांची सर, इस शहर में जितने भी केमिस्ट है जहाँ पे ब्रेन कैंसर की दवाइयाँ बेची जाती है उन सब की लिस्ट चाहिए मुझे। सब पता चल गया। त्रिलोक और राकेश दोनों के खिलाफ एक ही थाने में केसेस दर्ज किए गए थे, जगतपुरी थाने। इस केस का पूरा इतिहास जगतपुरी थाने से ही पता चलेगा। एक्सक्यूज मी। यस।
आपकी दुकान पे ब्रेन कैंसर की दवाइयाँ बेची जाती है? जी हाँ, हमारी दुकान उन चुनिंदा दुकानों में से है जहाँ ये दवाई आपको मिलेगी। वैसे ये दवाइयाँ बहुत कम लोग खरीदते होंगे नहीं? जी बहुत महंगी है एक्चुअली। अच्छा, जो लोग ये दवाइयाँ खरीदते हैं उनकी लिस्ट मिल सकती है हमें? ये रही वो लिस्ट। तपन, उदय और नितिन, ये तीनों लोग तो उस मरीज की लिस्ट में थे। अच्छा, आपको पूरा यकीन है कि इनके अलावा और कोई नहीं आता ये दवाई लेने के लिए? जी नहीं, लेकिन हो सकता है कोई गैर कानूनी तरीके से ये दवाई खरीद रहा हो। ये दवाइयाँ काफी महंगी है ना, आम आदमी इसका खर्चा नहीं उठा सकता। अच्छा, आप किसी ऐसे आदमी को जानते हैं जो ये गैर कानूनी काम करता है? एक आदमी है, आंद्रे नाम है उसका, प्यार से लोग उसे एंडी कहते हैं। ये जो ज्वाला रोड पे पब्लिक पार्क है ना, अक्सर वहीं मिलता है। कांस्टेबल सुनील, ऐसा आप सीआईडी से ही हैं ना? हाँ, हमारी बात शायद आप ही से हुई थी। साहब बताइए, कांस्टेबल सुनील आपके लिए क्या कर सकता है? सुनील जी, हाल फिलहाल में इस रिकॉर्ड रूम में कोई चोरी वगैरह हुई थी क्या? चोरी नहीं तो सर, अब यहाँ वाला कोई चोरी कैसे करेगा? सुनील, फिर आप एक हेल्प कर सकते हैं हमारी। हमें 2 मुजरिमों की फाइल चाहिए। एक का नाम है त्रिलोक कुमार और दूसरे का राकेश भिवेन। एक मिनट सर, क्या नाम बोले? राकेश? राकेश भिवेन। कमाल है, इसकी फाइल तो है नहीं यहाँ। अच्छा, वो दूसरा नाम क्या बोले? त्रिलोक कुमार। इसकी भी नहीं है? दोनों की फाइल्स नहीं। हाँ सर, लेकिन यहाँ पर चोरी की तो कोई घटना नहीं घटी। पता नहीं फाइलें गायब कैसे हो गई। सुनील, यहाँ याद करने की कोशिश करो, हाल ही में कोई दुर्घटना घटी थी क्या? पिछले महीने ऑफिस एरिया में आग लग गई थी, तो अच्छा हुआ फायर ब्रिगेड वाले जल्दी आ गए और हमारे रिकॉर्ड्स नष्ट नहीं हुए। जरूर ये आग भी जानबूझकर लगाई गई थी। आग लगने की वजह क्या थी? वो बताया गया कि मेन स्विच बोर्ड के अंदर शॉर्ट सर्किट हुआ था। कोई इलेक्ट्रिशियन भी आया था काम करने के लिए। जरूर वहीं छेड़छाड़ की गई है। उस इलेक्ट्रिशियन का कोई आता, कोई पता, कोई कांटेक्ट है? दूसरे कांस्टेबल के पास था, लेकिन वो तो रिटायर होकर गांव चले गए। हाँ, कोई बात नहीं। सुनील, एक काम करिए, आप चेक करके बताइए कि और किन किन मुजरिमों की फाइल्स यहाँ से गायब हुई हैं। ओके सर। पता तो चले आखिर अगला शिकार है कौन इस अनोखे खूनी का। ये ले पैसे। अरे ये दवाइयाँ तो असली है ना। अरे अंकल जी, ये जो शक की बीमारी है ना, कैंसर से भी ज्यादा खतरनाक है। अगर आपको यकीन नहीं है कि ये दवाई असली है या नहीं, तो खुद जाकर दुकान से क्यों नहीं खरीद लेते? अरे तुम तो बुरा मान गए, मैं तो बस ऐसे ही पूछ रहा था, मेरा मतलब वो नहीं। जानते हो, इस तरह से दवाइयाँ बेचना और खरीदना दोनों गैर कानूनी है। बाकी तुम्हारा कोई फायदा नहीं है। मैंने सुना था कि सीआईडी बड़े बड़े केस हैंडल करता है। मैं तो छोटा मोटा चोर हूँ, जाने दो ना साहब। हाँ मिस्टर छोटे चोर, ये बताओ कि तुम्हारे पास से ये दवाइयाँ खरीदने के लिए कोई ऐसा आदमी आता था जो 6 फीट लंबा था और लंबे लंबे बाल थे उसके, और वो एलिगेटर वाले शूज पहनता था? हाँ, वही जो आगे से नुकीला होता है। हाँ, आया था चिराग। आप लोग चिराग को ढूंढ रहे हो? हाँ। कहाँ मिलेगा ये चिराग? चिराग? लगता है चिराग घर पर नहीं है। कमरे अच्छी तरह से चेक करो, देखो कुछ मिलता है क्या। पंकज, कंप्यूटर चेक करो। सर, ये देखिए, पूरी अलमारी गन्स और चाकू से भर रखी इस चिराग ने। माय गॉड। सर, हाँ, अंदर के कमरे में से ये पुलिस रिकॉर्ड रूम से फोन है। हेलो जी, कहिए। कौन? संदीप, स्वाधीन और हेमंत। ओके, ठीक है। कौन है ना? सर, त्रिलोक और तिग्मांशु की तरह इन तीनों की फाइल भी चोरी हुई है पुलिस रिकॉर्ड रूम से। मतलब अभिजीत, अब ये चिराग इन तीनों में से किसी एक को मारने वाला है। सर एक सेकंड, ये देखिए सर, इस कंप्यूटर की फाइल में इन तीनों की फाइल है। सर, ये तीनों भाई हैं और बदमाश भी हैं, और इन्होंने 3 खून किए हुए हैं सर। सर, यहाँ पे 2 एड्रेस है,
एक चीकूवाड़ी और एक चारको। चारकोप चिकुवाड़ी। एक काम करते हैं अभिजीत, हम दोनों चिकुवाड़ी चलते हैं और तुम लोग तीनों भी चारकोप चले जाओ। यस सर। हाँ सर। चलो अभिजीत। क्या हुआ सर? अभिजीत ये पेन, ये मेरा पेन है अभिजीत। आपका पेन? यहाँ पे कैसे सर? ये पेन मैंने जग्गा को दिया था, जग्गा को। जग्गा सर? वो आपका खबरी? हाँ अभिजीत, मेरा खबरी। मगर जग्गा तो मर चुका है सर। हाँ अभिजीत, तो मर चुका है, लेकिन जिस खून में तलाशी करने में मदद की थी जग्गा ने हमारी, उस वक्त वो खून भी इसी तरह हो रहे जैसे आज हो रहे हैं। खून करने के बाद लोगों को प्रार्थना की पोजीशन में रखा जाता है। चलते हैं सर। नहीं अभिजीत, क्योंकि अभिजीत जिस तरह से वो खून किए जा रहा है, लगता है मुझे संदेशा भेज रहा है, तो मुझे मिलना चाहता है अकेले में। बचा लीजिए, किसी तरह हमें मार डालेगा। घबराओ मत, मैं इसे भी प्रद्युम्न हूं, कुछ नहीं होने दूंगा तुम्हें। इनकी बातों को ज्यादा सीरियसली मत लेना, इन्हें तो झूठे वादे करने की आदत है, और इतनी बड़ी बड़ी बातें करने से पहले एसीपी जरा मेरा इंतजाम तो देख लो। बस रिमोट के इस बटन को दबाना है और ये तीनों हमेशा के लिए बूम, धरती से गायब। क्यों कर रहे हो तुम ये? क्या गलत कर रहा हूं? हाँ बोलो। पर ये तीनों तो वैसे भी कानून से भागे हुए अपराधी है ना, तो इन्हें मारकर क्या गलत कर रहा हूं मैं? इन्हें सजा देने का हक तुम्हारा नहीं, सिर्फ कानून का हक ही है। बस यही तो प्रॉब्लम है, जब तक तुम कानून में हो कुछ नहीं हो सकता। क्या क्या चाहते हो तुम मुझसे? पहले अपनी एक गन मुझे दो एसीपी, मुझे अपनी गन दो, वरना मैं ये रिमोट दबा दूंगा। एसीपी मैं 3 तक गिनूंगा, 1 2 3। नहीं, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। तो तुम जानना चाहते थे ना कि मैं तुमसे नफरत क्यों करता हूं? हाँ। जग्गा खबरी का नाम ध्यान है? याद है मुझे, मैं उन्हीं का बेटा हूं। पता चल चुका था मुझे। एसीपी तुमने मेरे पिताजी से वादा किया था ना कि तुम उनका बाल भी बाका नहीं होने दोगे, फिर क्यों नहीं बचा सके उन्हें? बोलो। देखो चिराग, तुम्हारे पिताजी की मौत का बोझ आज भी मेरे दिल पर है। बंद करो ये तुम्हारा नाटक। उस वक्त कहां थे तुम, जब मेरे पिताजी की मौत के बाद मैं और मेरी मां दर दर की ठोकरें खा रही थी? खाने के पैसे तक नहीं थे हमारे पास। तो तुम मेरे पास चले आते, मैं कुछ मदद कर सकता था तुम्हारी। क्या कर लेते तुम? हाँ, सिवाय झूठे वादों के। तुम्हें पता है एसीपी, मुझे कैंसर है, आखिरी स्टेज, और ये इसीलिए क्योंकि मेरी मां के पास पैसे नहीं थे मेरे इलाज के लिए। मैं तुम्हारा दुख समझ सकता हूँ चिराग, तुम्हारी तकलीफ समझ सकता हूँ, मगर इन तीनों ने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? तुम इन तीनों की जान बचाना चाहते हो? हाँ। तो तुम्हें अपनी बलि देनी होगी। क्या मतलब? मतलब तुम इस बिल्डिंग से छलांग लगानी होगी, ताकि फिर कोई जग्गा खबरी सीआईडी का शिकार ना बने। ठीक है, मंजूर है।
चढ़ो एसीपी, चढ़ो। ऊपर जाकर मेरे पिताजी से माफी जरूर मांग लेना। क्या हुआ? मौत को इतना नजदीक देखने से पांव कांपने लगे? एसीपी आज तक अपनी मौत को अपनी हथेली पर लेकर ही चला है, समझे? मौत से कभी डरा नहीं है वो। इतनी बड़ी बड़ी बातें, अब बातों का वक्त नहीं है, अब एक्शन का वक्त है। कूदो एसीपी, छलांग लगाओ और अपनी ये बेहतरीन जिंदगी को अलविदा कह दो। चलो। 1 मिनट, मैं जरूर कूदूंगा, लेकिन तुम पर कैसे विश्वास कर सकता हूं कि मेरे कूदने के बाद तुम इन तीनों को छोड़ दोगे? तुम्हारे पास और कोई चारा भी नहीं है। कूदो एसीपी, वरना मैं इस रिमोट का बटन दबा दूंगा। बस मिस्टर चिराग, बहुत चला लिया न्याय की अदालत। सीआईडी का काम सीआईडी को सौंप दो। रेडी? पंकज, उन तीनों के शरीर से बॉम्ब हटा दो, संभाल के। और तुम मेरे दोस्त, मेरा कबरी जग्गा के बेटे लगते ही नहीं। उस बेचारे ने तो अपनी जान कुर्बान की हमारी मदद करने में, कानून की मदद करने में, मगर तुम, लानत है तुम पर, जैसे घटिया काम करने निकले थे। 2 खून किए तुमने। तुम्हें तो शायद फांसी ही होगी, फांसी। बड़े बुजुर्ग कह गए कि अगर कोई चिंता सताए तो उस चिंता को अपने कलेजे के अंदर अंगार बनने नहीं देना चाहिए। कलेजा चल जाता है। मुझे कोई चिंता नहीं सता रही है। इनफैक्ट आई थिंक आई एम द लकीएस्ट गर्ल इन द वर्ल्ड राइट नाउ। सीआईडी में सब मेरे काम से खुश हैं। मेरे पास तुम दोनों जैसे दोस्त हैं। मेरी शादी होने वाली है। एक लड़की को और क्या चाहिए होता है? शायद प्यार। प्यार भी तो है ना मेरे पास। मम्मी पापा का प्यार, दोस्तों का प्यार और सिद्धार्थ का प्यार। जुबान की बात दिल से मेल नहीं खा रही है श्रेया। मतलब ये कि दिल की बात जुबान पे लाने का वक्त आ गया है श्रेया। वो श्रेया कहाँ गई? हाँ, जो अपने सारे डिसीजंस खुद लेती थी, जिसे पता था कि उसको अपनी जिंदगी में क्या चाहिए। हाँ श्रेया, अब वक्त आ गया है। तुम्हें किसी एक को चुनना ही होगा, और अगर तुमने एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन नहीं लिया ना, तो उसका असर तुम्हारी जिंदगी पर नहीं, बाकी 2 जिंदगियों पर भी पड़ेगा। मैं क्या डिसीजन लूं? किसे चुनूं? उस इंसान को जिसे मैं बहुत प्यार करती हूं, पर उन्होंने कभी अपने प्यार का इजहार नहीं किया, या शायद वो मुझसे प्यार करते ही नहीं, या फिर उस इंसान को जो मुझसे बहुत प्यार करता है, मुझे पलकों पर बैठा कर रखता है। मगर यहाँ पे इंपॉर्टेंट सवाल ये है कि तुम किससे प्यार करती हो? नहीं तारिका, यहाँ ये बात इंपॉर्टेंट है कि अब मैं पीछे नहीं हट सकती। मेरे किसी भी डिसीजन से ना सिर्फ सिद्धार्थ को, बल्कि उसकी और मेरी फैमिली को बहुत दुख होगा। बच्चों जैसी बातें मत करो श्रेया।
हर माँ बाप चाहते हैं कि उनके बच्चे को जिंदगी की हर खुशी मिले। तुम सिद्धार्थ के साथ खुश नहीं रह पाई तो क्या अंकल आंटी खुश रह पाएंगे? और अगर तुम खुश नहीं रही तो क्या सिद्धार्थ खुश रह पाएगा? तुम्हारा एक कदम श्रेया बहुत सारी जिंदगियों को अफेक्ट करेगा। तुम बस दिल से काम लो। देखो, दिल हमेशा सही रास्ता दिखाता है। ठीक है, अब से मैं अपने दिल की बात सुनूंगी। अगर मैं किसी भी कदम पर कमजोर पड़ जाऊं तो तुम दोनों को मुझे सही रास्ता दिखाना होगा। हाँ, लेकिन एक शर्त पे। कैसी शर्त? तुझे आइसक्रीम खिलानी पड़ेगी। ऑफ कोर्स। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।